नमस्कार। आप लोगों को थंबनेल से समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और ये टॉपिक मुझे लगता है कि सभी मदर्स को बहुत डराता है। फीवर बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम, और आप लोग मुझे लगता है कि महीने में कम से कम एक दो बारी जरूर फेस करते होंगे। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि सभी मदर्स को डराता है। तो आप लोग क्या समझते हैं कि फीवर हमारा दोस्त है या दुश्मन? मुझे लगता है, और लगता ही नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि आप में से मैक्सिमम मदर्स को एक बात जो आप लोग एक्सेप्ट करेंगे कि आप सभी लोग फीवर से बहुत डरते हैं। बच्चे को जैसे ही फीवर हुआ, आपका आपको टेंशन हो जाती है। लेकिन सच पूछिए तो बुखार हमारा दुश्मन नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ अपने पेशेंट से, फीवर हमारा दुश्मन नहीं है, फीवर हमारा दोस्त है। फीवर हमें फीवर फर्स्ट सिम्टम होता है। कोई भी फीवर जस्ट आपको नॉक करता है, आपको बताता है कि समथिंग इज गड़बड़, कुछ मिसिंग है, कुछ गड़बड़ चल रहा है, और आप अलर्ट हो जाइए। आपको अलर्ट करता है फीवर। फीवर सिर्फ आपको अलर्ट ही नहीं करता, बल्कि बॉडी को भी रेडी करता है ना, कई तरह के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। और इनफैक्ट आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत सारे वायरसेस और बैक्टीरिया टेम्परेचर की वजह से उनका उनका रेप्लिकेशन, उनका ग्रोथ जो है वो बॉडी में हैम्पर होता है। तो फीवर जो होता है वो हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए होता है, बशर्ते कि उसको ठीक से पहचानने की ज़रूरत है। बट हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ कंडीशंस में फीवर गड़बड़ भी होता है, नुकसानदायक भी होता है, हमारा दुश्मन भी होता है। लेकिन उसको भी बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं, तो थोड़ा कम होगा। देखिए 90% फीवर जो होता है, 90% फीवर वो इनफैक्ट मोर देन 90% आप कह सकते हैं, वो इन्फेक्शन की वजह से होता है। और इन्फेक्शन में भी क्या, बहुत कॉमन, सारे इन्फेक्शन को अगर मिला दें तो तब भी 80 to 90% जो पेशेंट्स होते हैं वो उनको बच्चों को बुखार जो है वो आता है सिर्फ और सिर्फ वायरल इन्फेक्शन की वजह से। आप देखते होंगे सीजन में, जब आपके बच्चे स्कूल जाते होंगे, आप देखते होंगे गर्मी की छुट्टियों में बच्चे ठीक रहते हैं, लेकिन जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने के साथ ही उनका फीवर। इसलिए मैं इसको हमेशा बोलता हूँ कि ये फ्रेंडली फीवर है, कि एक एक बच्चे को होता है और उससे सारे उसके क्लास को उसके बाद एक के बाद एक फीवर होता रहता है। तो हमेशा देखिए कि अगर आपकी सोसाइटी में सभी बच्चे को एक साथ फीवर हो रहा है, एक दो दिन में फीवर ठीक हो जाता है, और तो ये एक वायरल फीवर है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो मैक्सिमम मदर्स जो हमारे पास आते हैं, अगर हम उनसे पूछते हैं कि फीवर कब से है, तो किसी के पास बहुत कम मदर्स होती है जिनके पास बिल्कुल एक्यूरेट सा आंसर होता है कि नहीं, कल से है या 48 घंटे से है, 3 दिन से है। बहुत कम मदद बता पाती हैं, और बहुत ही अंदाजे से बताती है कि हाँ 3 डेज से या 4 डेज से है। बहुत मुश्किल उनको होता है बताने में। और इसके अलावा अगर हम पूछते हैं कि फीवर कितना आया, तो वो लोग, उनका आंसर ऑलवेज यही होता है कि सर बहुत ज़्यादा बुखार था, बहुत तेज बुखार था, हाथ पैर छू रहे थे तो गर्म लग रहा था। या कई बार मदर्स बोलते हैं कि नहीं सर बहुत ज़्यादा गर्म था। तो मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड। एक बारी तो आप लोगों को हंसी आएगी, एक सुन के, एक पेशेंट मेरे पास आया, तकरीबन 2 सवा 2 साल का बच्चा था। और जब मैंने उससे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तो उसने बताया कि सर फीवर है। और मैंने पूछा कि फीवर कब से है, तो वो बताने लगा कि सर फीवर तो पिछले 2 साल से इसको है। तो जब मैंने बच्चे की एज पूछी तो बताया कि 2.25 साल। मैंने कहा अरे, जब मुझे जन्म हुआ उसके बाद से इसको कंटिन्यूस फीवर ही चल रहा है क्या? तो बच्चा बिल्कुल मतलब ग्रोइंग वेल चाइल्ड था, अच्छे से खेल रहा है, कूद रहा है, वहाँ पे 1 मिनट शांति से नहीं बैठा बच्चा। और वो उसको बता रहा है कि, फिर हम लोगों ने उसको एडमिट किया 1 घंटे, सिर्फ पेरेंट्स को रियलाइज करने के लिए कि वो 1 घंटे मॉनिटर, एक दिन मॉनिटर करके हम उसको दिखाएंगे कि देखो बच्चा इज एब्सोल्युटली फाइन। तो इस तरह के केसेस हो जाया करते हैं। और इसके अलावा और भी एक प्रॉब्लम होती है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम। सपोज कि बच्चे को आज फीवर हुआ और उसके बाद 15 डेज वो ठीक था, 15 डेज के बाद दोबारा फीवर हुआ, तो पेरेंट्स इसको काउंट करते हैं कि बिल्कुल
एक साथ इकट्ठा भाई जब पूछेंगे कब से फीवर है तो बताएगा कि 3-4 हफ्ते से फीवर है। देखिए फीवर के मायने अलग होते हैं। 2 दिन का फीवर अलग है, 4 दिन का फीवर अलग होता है, हाँ 10 दिन का फीवर अलग होता है। और फीवर को अगर फीवर है तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? सबसे पहला काम होगा कि आप ये देखिए कि फीवर है या नहीं है, और उसको देखना बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है ना? आप लोग को सबको पता है कि एक थर्मामीटर होता है ना? और बहुत ही सस्ता होता है। आपके घर में देखिए 10-20 हज़ार का बड़े बड़े गैजेट्स, 50 हज़ार 40 हज़ार के गैजेट्स होते हैं, और एक थर्मामीटर जो सिर्फ 150 रुपए का थर्मामीटर आता है, हम लोग के घर में नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि थर्मामीटर तो है, कहीं उसकी बैटरी नहीं है, बैटरी भी है, थर्मामीटर भी है, तो कहाँ रखा है ये नहीं पता है। जब सब कुछ भी है ना? तो आपको फीवर बच्चे को हुआ तो टेम्परेचर चेक करने का याद नहीं रहता है। कई बारी मदर्स आती हैं, पूछते हैं तो बताते हैं कि हाँ सर थर्मामीटर भी था लेकिन चेक करना भूल गए, याद नहीं रहा। देखिए डॉक्टर, हम कोई, हमारे पास कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है कि हमने बच्चे को देखा, आपने बताया फीवर और हमने बता दिया कि इसको ये प्रॉब्लम है। हम जो आप बताते हो हम उसी से गेस करते हैं। देखिए फीवर के तो हजारों कारण हो सकते हैं, है ना? डेंगू में फीवर, मलेरिया में फीवर, यूरिन इन्फेक्शन में फीवर, है ना? चेस्ट इन्फेक्शन में फीवर, कहीं भी फीवर हो सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप जो हमें पैटर्न बताते हो, हम पैटर्न से डिसाइड करते हैं कि किस वजह से फीवर, मोस्ट लाइकली कारण क्या हो सकता है, और उसके हिसाब से फिर हम, अगर हमें इन्वेस्टिगेशन भी करना है तो हम उस आपके कहने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हाँ इसमें ये टेस्ट कराना है, ये इन्वेस्टिगेशन करना है। तो इसलिए पैटर्न देखना बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी फीवर आपके बच्चों को होता है तो डेफिनेटली एक गुड मदर वही होती है जो बच्चे का फीवर थर्मामीटर से चेक करती हैं और उसको मॉनिटर करती हैं। और अगर आप और अच्छा कर सकते हो तो आप एक अच्छा सा चार्ट बना लो, है ना? टाइम उस पर लिख सकते हो, और अपना डेज के हिसाब से आप लिखो, और 1 दिन 2 दिन जितना दिन भी मॉनिटर करके जब वो आपको दिखाते हो डॉक्टर को, तो समझ में आता है कि हाँ फीवर एक दिन में कितनी बारी आ रहा है, तो फीवर का मैक्सिमम फीवर कितना जा रहा है। तो ड्यूरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कितने दिन से है, पीक कितना जा रहा है, फ्रीक्वेंसी कितनी है ना? कितने कितने देर पे इंटरवल पे आ रहा है, 24 घंटे में एक बार आ रहा है या 48 आवर्स में एक बार आ रहा है, ठीक है? और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मदर को करने वाली होती है कि फीवर के साथ कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है? तो ये 4 चीजें आप लोगों को देखना है: ड्यूरेशन, पीक, फ्रीक्वेंसी एंड एसोसिएटेड सिम्टम्स। तो ये 4 चीजें अगर आप देखते हो, मॉनिटर करते हो, तो हम आसानी से समझ पाते हैं कि फीवर का फोकस कहाँ है। फीवर का फोकस कुछ भी हो सकता है चेस्ट में इन्फेक्शन हो सकता है पेट में इन्फेक्शन हो सकता है यूरिन में इन्फेक्शन हो, कहीं कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, थ्रोट में इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप जो सिम्टम बताते हो उसके बेस पे फिर हम डिसाइड करते हैं कि हाँ ये पॉसिबल रीजन है फीवर का, और उसकी वजह से फीवर होगा। आपने देख लिया कि फीवर है, और टेम्परेचर थर्मामीटर से आपने चेक किया, तो एक रफ आपको नंबर बताता हूँ, 100 का नंबर याद रखिए। 100 से अगर नीचे है तो फीवर नहीं है, 100 से ऊपर है तो फीवर है। और अगर माइल्ड ग्रेड फीवर है और 100 या उसके आसपास का फीवर है तो आप थोड़ा वेट भी कर सकते हो, और दोबारा फिर से 1 घंटे बाद मॉनिटर चेक कर सकते हैं कि टेम्परेचर और बढ़ रहा है या उतने स्टैटिक बना हुआ है या उससे कम हो रहा है। कई बारी फीवर अपने आप कम भी हो जाता है, और कई बारी फीवर उससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में अब मदर का रोल क्या होता है? जब आप डॉक्टर के पास जाओगे, अगले दिन जाओगे या शाम में जाओगे, जब भी जाओगे, उसके पहले आपका रोल क्या होता है? उसके पहले 2-3 चीज़ ध्यान देना होता है। एक तो आपको टेम्परेचर के लिए तो आप सबको पता है कि पैरासिटामोल देते हैं। पैरासिटामोल का जो 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 भी आपके पास पहले से आपको आपको डेफिनेटली निश्चित तौर पे सभी बच्चों को चल ही रहा होता है, कभी न कभी लेते हैं, और मदर्स को उसका जो डोज़ है ना? उसको ध्यान रखना है कि कितना पिलाना है, और आप उसको जो उसके वेट के एप्रोप्रिएट जो डोज़ है उसको आप दे दीजिए, जो आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उसको आप ज़रूर दीजिए, है ना? इसके अलावा और क्या कर सकते हो आप? उसको हाइड्रेशन उसका मेंटेन रखना है, उसको पानी पिलाते रहना है। और उसके अलावा आप तीसरा काम क्या करोगे? उसकी अदर सिम्पटम्स भी मॉनिटर करोगे कि कोई फीवर के साथ में कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट काम कि आप देखोगे कि फीवर के बीच में, फीवर के सपोज कि अभी फीवर आया और 6-7 घंटे तक फिर फीवर नहीं था, बच्चे को कम हो गया था, और फिर दोबारा फीवर आया, तो ये जो इंटरफेब्राइल पीरियड है, 2 फीवर के बीच का जो टाइम है, उसमें बच्चा कैसा था? तो ये सब चीज़ें जो आपको मॉनिटर करना है, और उसके बाद फिर
आपको ये सब चीज़ें डॉक्टर के पास जाने से पहले करना है। और ये जो इन्फॉर्मेशन जो आप अभी गैदर कर रहे हो, यही आपको जाके डॉक्टर को कन्वे करना है, और फिर डॉक्टर डिसाइड करेगा कि फिर आगे क्या करना है। एक और बहुत ज़रूरी बात, अ, एक तो आपको जब भी आप देते हो मेडिसिन, तो आपको मेडिसिन का रिस्पॉन्स भी देखना है। अब रिस्पॉन्स मैंने देखा है कि ज़्यादातर मदर्स जब रिस्पॉन्स हम पूछते हैं, तो सभी का यही आंसर होता है कि नहीं नहीं सर, बिल्कुल कम नहीं हुआ, दवाई दी है लेकिन बिल्कुल रात भर फीवर रहा, बिल्कुल कम नहीं हुआ। और जब क्योंकि रिस्पॉन्स तो आपको तभी चलेगा पता है जब आपने टेम्परेचर चेक किया होगा। सपोज कि जब मेडिसिन देने से पहले, पैरासिटामोल देने से पहले अगर टेम्परेचर 103 था, और देने के बाद अगर 101 हो गया, तो इसको आप क्या रिस्पॉन्स बोलोगे? ये तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि फीवर धीरे धीरे कम हो रहा है। बट 101 भी तो फीवर ही है। अब मदर को छू के तो समझ में नहीं आएगा कि वो फीवर कम हुआ है, क्योंकि उन्होंने पहले तो चेक ही नहीं किया और बाद में भी चेक नहीं किया है। तो उनके लिए तो फीवर है, लगातार पूरी रात फीवर रहा है, दवाई का कोई असर नहीं हुआ है। बट एक्चुअल में दवाई का असर हो रहा था, दवाई का असर हुआ था। 103 से 101 आया, फिर ग्रेजुअली कम होगा। तो ये जो मदर है, इनको यहाँ पे थोड़ा वो मिस इंटरप्रेट वो कर देती है। तो नॉर्मली आप जब देख मॉनिटर करते हो, तो आपको ये चीज़ें देखना है कि फीवर को बेसिक तो मतलब फीवर कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या रिस्पॉन्स है नहीं है, या पार्शियल रिस्पॉन्स है, वो चीज़ें आपको बतानी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस फीवर के एपिसोड की जो मैं आपको बताऊंगा, वो है वार्निंग साइंस। वार्निंग साइंस क्या है? वार्निंग साइंस है कि ये कुछ साइंस आपको याद रखने हैं। अगर ऐसा है तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह पक्का लेना ही चाहिए, है ना? क्या क्या है? जैसे हाई ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड फीवर कहते हैं अगर 102 से ज़्यादा फीवर है, उसको हाई ग्रेड बोलते हैं। और अगर ये ऐसा नहीं कि एक सिंगल एपिसोड ऑफ हाई ग्रेड फीवर आया तो तब इतना पैनिक नहीं होना है। लेकिन अगर मल्टीपल एपिसोड ऑफ हाई ग्रेड फीवर है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आ रहा है, बार बार आ रहा है, और लगातार कंटिन्यूस बना हुआ है, तो आपको ज़रूर डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर फास्ट ब्रीदिंग है, स्किन में रैश है, अगर कोई बच्चा सिक लुकिंग है, बिल्कुल जो नॉर्मल उसका जो एक्टिविटीज़ है उसकी बिल्कुल डाउन है, ऑब्वियसली जब बुखार होगा तो थोड़ा एक्टिविटीज़ तो डाउन होगा ही। लेकिन आपको अगर अनयूजुअली ज़्यादा सिक लग रहा है बच्चा, या बच्चे में कोई एब्नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है, हाँ, या आपको कोई भी डाउट लग रहा है, कोई भी किसी भी तरह का मन में संदेह है, तो आपको निश्चित तौर पे अपने जो भी पास के डॉक्टर हैं, उनसे ज़रूर संपर्क करना चाहिए। और एक और बहुत ज़रूरी बात कि फ़ीवर में आपको क्या नहीं करना है। तो फ़ीवर में पैनिक तो बिल्कुल नहीं होना है ना? नॉर्मली मदर्स पैनिक हो जाते हैं, है ना? ईश्वर ने उनको ऐसा भगवान ने बनाया है हमारी मदर्स को ऐसा कि मदर बहुत जल्दी टेंशन लेती हैं, पैनिक हो जाते हैं, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। दूसरी बात कि अपने लोकल केमिस्ट से दवाइयाँ लेके नहीं खिलाना है बच्चों को। आप लोग, मैंने देखा है कई बार, है ना, बच्चों को फ़ीवर रहता है और कई बारी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, लेकिन वो दवाइयाँ लेके खिला रहे होते हैं, है ना? और वो थोड़ा मिसमैनेजमेंट हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तीसरी तीसरी जो एक ज़रूरी बात है कि मेफेनेमिक एसिड और ब्रूफेन 2 सॉल्ट ऐसे हैं जो कि पैरासिटामोल के अलावा भी, है ना, बुखार में यूज़ किया जाता है ना? लेकिन इन मेडिसिन्स का अपना कुछ अलग साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और ये मेडिसिन्स बिना डॉक्टर की सलाह के आप लोग को यूज़ नहीं करना चाहिए। पैरासिटामोल के अलावा अगर कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो, तो खुद से यूज़ नहीं करना है, डॉक्टर का सलाह लेना है, उसके बाद ही यूज़ करना है। और एक और ज़रूरी बात कि एंटीबायोटिक्स आप कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के कभी मत लीजिए। मैं एंटीबायोटिक्स के ऊपर मैं किसी दिन हम लोग एक अलग से एक सेशन करेंगे, जिसमें कि मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा कि एंटीबायोटिक्स क्यों लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, ठीक है? तो फिर कब मतलब उसकी 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 जो जानकारी है उसको मैं हम लोग अलग से शेयर करेंगे आपके साथ। लेकिन क्यों नहीं लेना चाहिए फ़ीवर में? क्योंकि आपको पता नहीं है कि फ़ीवर किस वजह से है। कई बारी क्या होता है कि एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करने की वजह से बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन जो है ना, वो हमें मतलब उसका रिज़ल्ट जो है इनवैलिड हो जाते हैं, उसका रिज़ल्ट का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के आप एंटीबायोटिक्स कभी ना लें। तो उम्मीद है कि आप ये डोंट्स का उतना ही ध्यान रखेंगे, जितना आप वार्निंग साइंस का ध्यान रखेंगे।
और उम्मीद है कि फीवर के बारे में आप लोग को अब तक थोड़ा सा नॉलेज अपग्रेड हुआ होगा। फीवर को लेके आपका डर मन में कम हुआ होगा। फीवर को आप लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अब टैकल कर पाएंगे। मेरी इसके अलावा मेरी मेरी अपनी कुछ सलाह है ना, जो आप ज़रूर उस पे ध्यान रख सकते हैं। एक तो ये कि यूजुअली वायरल फीवर 3 से 5 दिन तक इसमें फीवर होता है, और अगर बच्चा अदरवाइज़ ठीक है, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, है ना? लेकिन निश्चित तौर पे वेट करने का मतलब है कि आपको कभी भी डाउट लगे, वार्निंग साइन्स जैसे मैंने बताया है, तो आपको ज़रूर डॉक्टर से मिलना चाहिए। और इसके अलावा जब भी बच्चे को फीवर होता है, तो घर में आप पैरासिटामोल आप बेहिचक आराम से आप दे सकते हो, यूज़ कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक और प्रॉब्लम क्या है, मैंने देखा है कई बारी मदर्स को ये समझ नहीं आता है कि पैरासिटामोल भी एक दवाई है, एक मेडिसिन है, और इसका भी अपना एक साइड इफ़ेक्ट होता है। तो इसको भी मिसयूज़ करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पास एक मदर का फ़ोन रात के 2:30-3 बजे आया कि उन्होंने अचानक से बच्चे को फीवर था, और मेडिसिन बिना देखे हुए डोज़ ज़्यादा पिला दिया। तो ऐसे इस तरह का इंसिडेंसेस नहीं होना चाहिए, और आप ऑलवेज़ ध्यान रखिए बच्चों के डोज़ेज़ का, है ना? सेकेंडली मैंने देखा है कई बारी मदर्स क्या एक मिस्टेक करते हैं कि पैरासिटामोल अभी पिलाया, 2 घंटे बाद फिर फ़ीवर है, फिर से 2 घंटे बाद पिला दिया, 3 घंटे बाद फिर फ़ीवर आया, फिर पिला दिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी इस तरह का कंडीशन हो कि फ़ीवर आपका कम नहीं हो रहा है, पैरासिटामोल लेने के बाद भी, आप कोल्ड स्पंजिंग कर सकते हो। कोल्ड स्पंजिंग का मतलब ठंडे पानी या बर्फ़ का पानी से स्पंजिंग करना नहीं होता है। नॉर्मल पानी से आप उसको अच्छे से टॉवल गीला करके पूरा बॉडी जो क्लीन कर सकते हो, पूरा बॉडी स्पंजिंग कर सकते हो। और इसके अलावा और बाकी आपको अगर आपको लग रहा है ना, जो मैंने वार्निंग साइन बताए हैं, अगर ऐसा है तो आपको ज़रूर जाके अपने डॉक्टर से मिलिए, और कॉन्फिडेंटली फीवर के साथ फाइट कीजिए। फीवर बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि फीवर कभी भी 5 दिन से ज़्यादा हो जाता है, और बच्चा अगर ठीक भी है ना, सब चीज़ ठीक भी है, लेकिन 5 डेज़ से ज़्यादा फीवर हो गया है, तो आपको 5 डेज़ से ज़्यादा फीवर का मतलब है कि डॉक्यूमेंटेड फीवर 5 डेज़ से ज़्यादा, आप हर दिन चेक कर रहे हो और देख रहे हो कि फीवर 101 है, 102 है, और डॉक्यूमेंटेड फीवर अगर 5 डेज़ से ज़्यादा है, तो आपको ज़रूर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो फीवर पे आप लोग को अच्छा लगा होगा, और आप लोग इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना? और हम मेरी कोशिश रहेगी कि सभी मदर को हम लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, है ना, बढ़ा दें, थोड़ा सा मेडिकल, क्योंकि हम सभी मदर्स अपने घर में अपने बच्चों के लिए सभी मदर्स डॉक्टर होती हैं, तो थोड़ा सा उनका मेडिकल नॉलेज जो है, थोड़ा सा उसको एनहांस कर दें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, है ना? आप लोग उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।